तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, रिवीजन सीरीज चल रही है और उसी कड़ी में ये ज्योग्राफी के सवाल आए हैं। अभी तक आप बहुत टाइम से बुक्स एंड ऑथर्स के सवाल कर रहे थे, थोड़ा मोनोटोनस हो रहा था, तो इसके बाद अब ज्योग्राफी क्वेश्चंस लाए गए हैं। लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, 50-50 क्वेश्चंस को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे अगर हम रोज़ भी कुछ कुछ वीडियोस अगर हम कवर करते रहें और रोज़ाना अगर हम इतने क्वेश्चंस कवर करते रहें तो हम बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे। तो गाइज़ अपना विगर बनाए रखिएगा, लगातार इन क्वेश्चंस को देखते रहिएगा। पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइज़ कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं आते हैं, करंट अफेयर्स की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सब वहीं आती हैं, तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बाकी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ लॉन्च होने वाली है सभी कोर्सेज़ के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए। जो उत्तराखंड के अंदर मई और जून में जो एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम कैलेंडर ऑलरेडी इस ग्रुप पे शेयर किया जा चुका है। तो जो नया एग्ज़ाम कैलेंडर आया है वो आप ज़रूर जाके देख लीजिए। तो जिन लोगों को टेस्ट सीरीज़ में इंटरेस्टेड है, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कहता है कि व्हाट डज द सोलर सिस्टम प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे हुए हैं, तो जो भी आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों चाहे आप हिंदी मीडियम के हों, आप दोनों के लिए ये सूटेबल क्वेश्चंस हैं। तो वो कह रहा है कि सौर मंडल में मुख्य रूप, जो सौर मंडल है मुख्य रूप किस चीज़ से बना है। तो उसमें स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, ब्लैक होल्स हैं, यानी कि तारे, आकाशगंगा, ब्लैक होल। यानी कि इसमें अब देखें सोलर सिस्टम में आपको सूरज भी मिलेगा, सूर्य भी मिलेगा, ग्रह भी मिलेंगे, प्लैनेट्स भी मिलेंगे, ड्वार्फ प्लैनेट्स भी मिलेंगे, और स्मॉल जो सोलर सिस्टम की बॉडीज़ हैं वो भी मिलेंगी, सब चीज़ें मिलती हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि विच सेलेस्टियल बॉडी इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो कौन सा खगोलीय पिंड ऐसा है जो सौर मंडल के केंद्र में है, तो वो है सूरज, द सन। फिर तीसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द स्मॉल फ्रेगमेंट्स लेफ्ट ओवर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम कोल्ड। तो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, यानी कि सौरमंडल के निर्माण के बाद जो बचे हुए छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको क्या कहा जाता है। क्या उनको नेबुला कहा जाता है, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज कहा जाता है, सुपरनोवा कहा जाता है, सैटेलाइट। तो बी ऑप्शन इसका मोस्ट प्रोमिनेंट है कि स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज उनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इनमें से क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी। इनमें से कौन सी एक छोटी, जो सोलर सिस्टम की छोटी बॉडी नहीं है। एस्टेरॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह, मीटियोर्स उल्कापिंड, कॉमेट्स धूमकेतु, और स्टार सितारे। देखिए सितारे नहीं है, स्टार्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। सन अपने आप में एक स्टार है। वो हमें छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो बहुत दूर हैं, इसलिए वो हमें बहुत छोटे दिखते हैं। जबकि स्टार्स जो है, जैसे सूरज, सन अपने आप में एक ऐसा स्टार है जो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा पास है, इसलिए वो इतना ज़्यादा बड़ा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ दीज आर क्लासिफाइड एज ड्वार्फ प्लैनेट्स। इनमें से किस प्लैनेट को ड्वार्फ प्लैनेट्स कहा जाता है, यानी कि अब वो प्लैनेट्स की श्रेणी में नहीं रह गए हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स इनको कहा जाता है। तो वो है प्लूटो और एरिस। 6 क्वेश्चन आता है कि विच कैटेगरी डू प्लैनेटरी सैटेलाइट्स बिलोंग टू इन द सोलर सिस्टम। तो इनमें से किस कैटेगरी में जो प्लैनेटरी सैटेलाइट से बिलोंग करती हैं, स्टार्स में, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज में, गैलेक्सीज में, या ब्लैक होल्स में। देखिए एक प्लैनेट की जो सैटेलाइट है, जैसे अर्थ है, अर्थ की सैटेलाइट हुई मून, तो नेचुरल सैटेलाइट। तो जो मून है, चंद्रमा है, वो क्या है, वो अपने आप में एक छोटी सोलर सिस्टम बॉडी है। फिर आता है कि एस्टेरॉइड्स क्या हैं, क्षुद्र ग्रह क्या है। तो ये क्या लार्ज गैसियस बॉडीज होती हैं, ठीक है, या फ्रेगमेंट्स हैं रॉक के जो सन की चारों तरफ घूम रहे हैं, आइस पार्टिकल्स हैं जिनके पीछे टेल है, एक टेल निकली हुई है, पूंछ निकली हुई है, या जुपिटर के मून है एस्टेरॉइड्स। तो ये एक फ्रेगमेंट्स हैं रॉक के। जो एस्टेरॉइड भी जिस प्रकार से पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, उस प्रकार से एस्टेरॉइड भी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि व्हाट डिस्टिंग्विशेस कॉमेट्स फ्रॉम एस्टेरॉइड्स, यानी कि धूमकेतुओं को क्षुद्र ग्रह से क्या अलग करता है, कि किस तरह से धूमकेतु है अलग है और किस तरह से क्षुद्र ग्रह अलग है। तो अब देखिए इसका आंसर होगा कि कॉमेट्स जो होते हैं वो अपने आप में आइसी होते हैं, यानी कि वो बर्फीले बने हुए होते हैं, उनके पीछे टेल्स होती हैं और वो ज़्यादा पास होते हैं सूरज के एज कंपेरिजन टू एस्टेरॉइड्स। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि मीटियोर्स आर कॉमनली रेफर टू एज, मीटियोर्स को, उल्कापिंडों को क्या कहा जाता है, मीटियोर्स को शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है, टूटते सितारे, क्योंकि वो पृथ्वी के
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करते हैं तो जो ऊपर की लेयर्स हैं, एग्जॉस्फेयर जो लेयर है, वहाँ में जलकर वो राख भी हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि व्हाट इज अ नेचुरल सैटेलाइट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। देखिए नेचुरल सैटेलाइट क्या हुई, तो एक नेचुरल सैटेलाइट जैसे पृथ्वी के लिए चंद्रमा, पृथ्वी के लिए जो चंद्रमा है वो अपना आप एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो सोलर सिस्टम में वो क्या हुआ, क्या वो एक स्मॉल प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ घूम रहा है, एक मून है जो किसी प्लैनेट को ऑर्बिट कर रहा है, बिल्कुल। तो नेचुरल सैटेलाइट का मतलब यही हुआ कि एक वो चंद्रमा है, एक मून है जो ऑर्बिट कर रहा है किसको, किसी प्लैनेट को। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि व्हाट इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो वो जुपिटर यानी कि बृहस्पति है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो इन सभी प्लैनेट्स में से सबसे छोटा जो प्लैनेट है सोलर सिस्टम का वो कौन सा है, तो वो मरकरी है, प्लूटो नहीं है, क्योंकि प्लूटो प्लैनेट ही नहीं है। तो सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, वो मरकरी है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि विच प्लैनेट इज द नियरेस्ट टू द सन। सबसे पास प्लैनेट कौन सा है सूर्य के, मरकरी यानी कि बुध। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि विच प्लैनेट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन। सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा दूर जो है वो नेपच्यून है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ। पृथ्वी के पास सबसे पास प्लैनेट कौन है। देखिए पृथ्वी से सूरज की तरफ एक प्लैनेट है वीनस, और पृथ्वी से सूरज से दूर अगर हम देखें तो उस साइड है मार्स। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर ये सन है तो उसके बाद ये मरकरी होगा, फिर ये वीनस होगा, उसके बाद अर्थ होगा, और उसके बाद फिर मार्स होगा। तो अर्थ के पास वीनस भी है और मार्स भी है। तो अब इन दोनों में से अगर वीनस और मार्स में से देखा जाए तो दोनों में से कौन पास है ज़्यादा, तो वीनस ज़्यादा पास है, मार्स थोड़ा सा दूर है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सबसे ज़्यादा चमकदार चमकीला ग्रह कौन सा है सोलर सिस्टम का, तो वो वीनस ही है, क्योंकि वीनस के अंदर कुछ ऐसी गैसियस रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चमकता है। ब्राइटेस्ट स्टार क्या है सन के बाद, पृथ्वी पे से सबसे ज़्यादा चमकदार हमें जो सूरज दिखता है, सितारा दिखता है, स्टार दिखता है, वो सन दिखता है। लेकिन सन अपना में जैसे एक स्टार है, इस प्रकार से कोई दूसरा स्टार कौन सा जो पृथ्वी पे से सबसे ब्राइटेस्ट दिखता हो, तो वो है सीरियस। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि विच प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। जिस तरह से पृथ्वी की प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट एक है जिसको हम चंद्रमा या मून कहते हैं, इसी प्रकार से कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिसकी बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है, ऐसा प्लैनेट है जुपिटर। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ये बताएंगे कि जुपिटर की कितनी सैटेलाइट्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि व्हाट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का। सबसे ठंडा प्लैनेट सोलर सिस्टम का वही माना जाएगा जो सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा सूरज से दूर होगा। जो प्लैनेट सूरज से सबसे ज़्यादा दूर होगा वही सबसे ज़्यादा ठंडा प्लैनेट होगा, तो वो नेपच्यून है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि व्हाट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वो वीनस है, मरकरी नहीं है। अब देखिए अब आप कहेंगे कि मरकरी पास है सूरज के तो वो और ज़्यादा गर्म होना चाहिए था, बात तो सही है, लेकिन वीनस के अंदर ऐसी गैसेस रिएक्शंस होती हैं कि सूरज की गर्मी से तो वो गर्म होता ही है, साथ ही साथ जो उसकी खुद की गैसेस रिएक्शंस हैं उससे भी वो ज़्यादा गर्म होता है। तो इसलिए वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट माना जाता है। हैवीएस्ट प्लैनेट क्या है सोलर सिस्टम का, तो हैवीएस्ट प्लैनेट वही है जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, यानी कि जुपिटर। फिर क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि किस प्लैनेट को हम रेड प्लैनेट कहते हैं। तो रेड प्लैनेट हम मार्स को कहते हैं, लाल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 23 आता है कि व्हाट इज द बिगेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। अब देखिए जैसे मून अपना आप में एक सैटेलाइट है, चंद्रमा अपना आप में एक सैटेलाइट है पृथ्वी की, इसी प्रकार से ये चारों, चाहे टाइटन हो, गैनीमेड हो, यूरोपा हो, डीमोस हो, ये चारों किसी न किसी अलग अलग प्लैनेट्स की नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, प्राकृतिक सैटेलाइट्स हैं। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे बड़े सैटेलाइट सोलर सिस्टम की कौन सी है, तो सबसे बड़ी सैटेलाइट है गैनीमेड। फिर क्वेश्चन नंबर 24 आता है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा जो सबसे बड़ी सैटेलाइट गैनीमेड है, तो इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी है डीमोस। फिर क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि विच प्लैनेट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। पृथ्वी को कहा जाता है क्योंकि पानी जो दिखता है आकाश से कहें या अंतरिक्ष से कहें तो वो पृथ्वी पे ही दिखता है, तो इसलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि विच प्लैनेट इज रेफर्ड टू एज द मॉर्निंग ऑब्लिक इवनिंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये किस प्लैनेट को कहा जाता है, ये वीनस को कहा जाता है।
किस प्लेनेट को अर्थ का ट्विन कहा जाता है, यानी कि जुड़वा कहा जाता है पृथ्वी का, वो भी वीनस को ही कहा जाता है। इनमें से किस प्लेनेट को ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है? इस प्रकार से रेड प्लेनेट मार्स है, ब्लू प्लेनेट पृथ्वी है, उसी प्रकार से ग्रीन प्लेनेट कौन सा है? ग्रीन प्लेनेट नेपच्यून है। फिर किस प्लेनेट में एक बहुत बड़ा रेड स्पॉट है, बिग रेड स्पॉट है? वो जुपिटर में है। जुपिटर के बीचों बीच अगर आप देखेंगे एक आंख जैसा बिग रेड स्पॉट है जुपिटर में। फिर क्वेश्चन नंबर 30 आता है कि विच प्लेनेट इज रेफर्ड टू एज द लॉर्ड ऑफ द हेवेंस? तो किस ग्रह को स्वर्ग का स्वामी यानी कि लॉर्ड ऑफ द हेवेंस कहा जाता है? तो वो जुपिटर को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 आता है कि विच प्लेनेट एक्सपीरियंसिस द ग्रेटेस्ट डायर्नल टेम्परेचर वेरिएशन? अब देखिए, डायर्नल का मतलब होता है कि एक ही दिन के अंदर जब सूरज सामने हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान हो जाए, और जब वहाँ पे सूरज उस जगह पे ना हो तो वहाँ पे रात का तापमान, ठंड का तापमान बहुत कम हो जाए। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा वेरिएशन इन प्लैनेट्स में से, चारों प्लैनेट्स में से सबसे ज़्यादा वेरिएशन कहाँ देखने को मिलता है? तो मरकरी पे देखने को मिलता है, क्योंकि मरकरी सबसे ज़्यादा सूरज के पास है। तो मरकरी का जो हिस्सा सूरज के सामने होता है उस पर बहुत ज़्यादा दिन में तापमान रहेगा, लेकिन जिस टाइम पे वो मरकरी घूमेगा और सूरज की तरफ उसका फेस नहीं होगा, वहाँ पे उस तरफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। पृथ्वी पे टेम्परेचर कंट्रोल कौन कर पाता है? एटमॉस्फेयर कंट्रोल कर पा रहा है कि यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जो कि जिस तरह से कि इंसान या जीव या कोई भी पेड़ पौधे ना जी पाए, और ना ही ज़्यादा ठंड होती है कि ये ना जी पाए। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर रहता है जहाँ पर आप सर्वाइव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि व्हाट डज द इक्वेटर रिप्रेजेंट? तो इक्वेटर का कौन सा लैटिट्यूड है? तो इक्वेटर का मतलब है 0 डिग्री लैटिट्यूड। फिर अब आप देखेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, वो मैं आपको समझा देता हूँ अगर किसी को नहीं पता है तो। अब देखिए, ये अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी में कुछ लाइंस हम इमेजिनरी लाइंस मानते हैं इस प्रकार से। तो जो ये लेटी हुई लाइंस हैं इनको लैटिट्यूड कहा जाता है, और जो इस प्रकार से खड़ी हुई लाइंस हैं इनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, तो लैटिट्यूड यानी कि अक्षांशीय रेखाएं और लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 33 आता है कि व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? यानी कर्क रेखा का अक्षांश कितना है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का है 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, यानी कि उत्तर में है ये, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ए ऑप्शन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है 23.5 डिग्री साउथ, बी ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि कौन सा लैटिट्यूड ऐसा है जो आर्कटिक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है? आर्कटिक सर्कल क्योंकि नॉर्थ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसको कहेंगे हम 66.5 डिग्री नॉर्थ से, यानी कि सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पर है? अंटार्कटिका क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, तो इसलिए उसको 66.5 डिग्री साउथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि हाउ मैनी टोटल लैटिट्यूड्स आर देयर इंक्लूडिंग द इक्वेटर? तो अगर इंक्लूडिंग द इक्वेटर भी ना लिखता तो इस सवाल का मज़ा और होता कि टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं? टोटल लैटिट्यूड्स हैं 181। अब देखिए 181 किस तरह से है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप 0 डिग्री इसको मानेंगे तो ऊपर जब आप जाएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री करते हुए 90 डिग्री तक आप ऊपर जाएंगे। तो 1 से लेकर 90 तक ये हुआ, और इस प्रकार से 1 से लेकर 90 तक साउथ में हुआ, तो 90 और 90 180, और 1 0 डिग्री का है तो 181। तो इस तरह से 181 जो है टोटल लैटिट्यूड्स हैं। फिर विच लैटिट्यूड फॉर्म्स द ग्रेटेस्ट सर्कल? तो सबसे बड़ा सर्कल कौन बनाता है अर्थ सरफेस पे? वो इक्वेटर ही बनाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि हाउ डज द साइज ऑफ द लैटिट्यूड सर्कल्स चेंजेस एज वी मूव टुवर्ड द पोल्स? जो लैटिट्यूड के सर्कल्स हैं, यानी कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं यानी कि पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, अक्षांशीय जो व्रत हैं यानी कि जो सर्कल्स हैं उनके आकार कैसे बदलते हैं? जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, लैटिट्यूड के सर्कल्स हैं, वो छोटे होते चले जाएंगे, यानी कि द सर्कल्स बिकम्स स्मॉलर। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड? देखिए पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड मतलब कि अगर ये पृथ्वी है और ये हमने माना 0 डिग्री, तो 0 डिग्री और ये जो लाइन पहला होगा 1 डिग्री, फिर उसके बाद दूसरा होगा 2 डिग्री। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 डिग्री या 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस है करीब करीब 111 किलोमीटर का। तो 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है 2 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में। फिर क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो देशांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं
इमेजिन लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर, नहीं, इक्वेटर के पैरेलल तो नहीं होती हैं ये, है ना, समांतर रेखाएं जो काल्पनिक रेखाएं हैं लेकिन भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई नहीं। सेमी सर्कल्स हैं एक्सटेंडेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, हाँ ये है कि सेमी सर्कल्स होते हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं। फिर सर्कल्स रनिंग हॉरिजॉन्टली अराउंड द, नहीं हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, क्षैतिज रूप में तो नहीं होते हैं, सी भी नहीं है। और लाइंस डिवाइडिंग द अर्थ इनटू जोन्स ऑफ लैटिट्यूड, नहीं लैटिट्यूड में भी नहीं है, उसका आंसर होगा बी, यानी कि अगर इस तरह से पृथ्वी है तो ये इस तरह से चलते हैं, ऐसे आपको सेमी सर्कल के रूप में दिखेंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के लिए दूसरा नाम क्या है, तो इनको मेरिडियंस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि एंगुलर डिस्टेंस क्या है लॉन्गिट्यूड का, हाउ इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ लॉन्गिट्यूड मेजर्ड, इक्वेटर से नापा जाता है, नॉर्थ पोल से, पृथ्वी के सेंटर से या साउथ पोल से, तो पृथ्वी के सेंटर से इसको नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि जिस प्रकार से दो लैटिट्यूड के बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, उसी प्रकार से दो मेरिडियंस या लॉन्गिट्यूड के बीच में इक्वेटर पे कितना गैप होता है, तो वहाँ पर भी 111 किलोमीटर का ही होता है, तो इसका आंसर भी 111 किलोमीटर ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि व्हाट हैपन्स टू द डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियंस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे तो जो मेरिडियंस के बीच में डिस्टेंस है वो क्या होता चला जाएगा, वो कम होता हुआ चला जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस एट 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। अब देखिए ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या डिस्टेंस होगा दो मेरिडियंस के बीच में 30 डिग्री नॉर्थ पे और 30 डिग्री साउथ पे, तो 96.5 किलोमीटर के आसपास होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कि फिर पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा मेरिडियंस में, देखिए मेरिडियंस में पोल्स में, अब देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, तो अब आप देखेंगे तो ये सब इस तरह से मेरिडियंस हैं, है ना, लॉन्गिट्यूड्स हैं। ये सारी लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर जाकर इकट्ठी हो जाती हैं, तो वहाँ पे मेरिडियंस के बीच में क्या डिस्टेंस रहेगा, वहाँ पे मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल सही है, जीरो, तो वहाँ पे तो कोई भी डिस्टेंस नहीं रहेगा मेरिडियंस के बीच में। मेरिडियंस मतलब लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि कितने मेरिडियंस हैं लॉन्गिट्यूड के, पूरे पृथ्वी को अगर हम बांटें तो वो है 360। तो पूरे पृथ्वी पे जिस प्रकार से लैटिट्यूड्स 181 181 है, इसी प्रकार से लॉन्गिट्यूड्स 360 हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन का लॉन्गिट्यूड, जिस प्रकार से इक्वेटर का लैटिट्यूड 0 डिग्री माना गया है, उसी प्रकार से प्राइम मेरिडियन पे जो लॉन्गिट्यूड है वो भी 0 डिग्री माना गया है। और 50th क्वेश्चन देखते हैं कि थ्रू विच लोकेशन डज द प्राइम मेरिडियन पास, इनमें से कौन सी लोकेशन से प्राइम मेरिडियन पास होता है, तो प्राइम मेरिडियन पास होता है ग्रीनविच से, लंदन के पास से। तो ग्रीनविच नियर लंदन जो है वो प्राइम मेरिडियन वहाँ से पास होता है। तो गाइस ये थे 50 क्वेश्चंस, आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे 50 के 50 सवाल। कितने सवाल आपके सही होते हैं, कितने सवाल आपके गलत होते हैं, कितने सवाल आपने छोड़े हैं, सब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता थे बहुत अच्छी बात थी, जिनके नहीं पता थे उनको बार बार आप करने की कोशिश करें, रिवीजन करने की कोशिश करें। कोई डाउट आपके सामने आता है, कोई परेशानी आपको है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है जिस पर आप चाहते हैं वीडियो बने, तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।